हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीम आलम खान। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि अब हम जो है वन बाय वन पूरे इस यूपी पीएससी जो एई का जो एग्ज़ाम है, इसके प्री के जो पेपर की जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका कंप्लीट सिलेबस की कंटेंट डेवलप करेंगे, पीडीएफ एज वेल एज वीडियो कंटेंट। और स्टूडेंट्स को हमारा टारगेट है ये जो कंटेंट है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम फीस में प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को अनाउंस किया, पहले भी बताया आप लोगों को कि मैक्सिमम इस कंटेंट की जो फीस हो सकती है वो 1000 रुपये हो सकती है। वो 1000 रुपये सिर्फ इसी केस में होगी कि अगर कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ने जो है बहुत कम ज्वाइन किया। अदरवाइज इसकी फीस 500 रुपये और उससे भी कम में जा कर के 200 रुपये तक जा सकती है इसकी फीस। क्यों कि हमारा टारगेट है अफोर्डेबल कोचिंग्स, अफोर्डेबल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना कैंडिडेट्स को। क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करना नहीं चाहते और यही देखते हुए हमने ये जो है मुहिम शुरू की है। तो उसकी तहत आज मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स का। वैसे ये चौथी क्लास है। इसके अलावा जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हम उनसे कहेंगे हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिए, साथ साथ अदर स्टूडेंट्स को भी इसको जो है पास करिए मैसेज को, इस नॉलेज को। क्योंकि कैंडिडेट्स से जो है बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में फी चार्ज की जा रही है। तो प्लीज़ हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास इसको जो है पास करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमसे जुड़ सकें और अल्टीमेटली आपको बहुत कम कॉस्ट पर कंप्लीट तैयारी के लिए पीडीएफ एज वेल एज ये स्टडी मटेरियल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर से। तो देखिए, आज का जो सेकंड लेक्चर है वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका जो सेकंड लेक्चर है वो है थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, थर्मोडायनामिक्स बेसिक्स और थर्मोडायनामिक्स का ये सेकंड लेक्चर मैं लेकर के आ रहा हूँ। आज ये जीरोथ लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। जीरोथ लॉ को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसकी लिंक जो है आपको दे दी जाएगी, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। ये देखिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन हमारा देख सकते हैं कि मैं डॉक्टर अजीम आलम खान, जैसे मैं बता चुका हूँ, आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हैविंग मोर देन 10 years of teaching experience as academic as well as competitive level. I have worked for more than 6 years at Aligarh Muslim University as an assistant professor. So after the Aligarh Muslim University, now I am working as a manager in a MNC company, where I am also providing my teaching as well as training facilities and guiding the whole training academy of the academy. So you people may join by sending a message on this mobile number and this telegram channel as well as WhatsApp contact हमने दे रखा है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, एक मिनट। थर्मोडायनामिक्स का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। थर्मोडायनामिक्स का ये आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर सेकंड है जिसमें हम डील करने वाले हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। जीरोथ लॉ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको नोट्स जितना बना सकते हैं, मेरे साथ बनाते रहिए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बहुत डीप आपको नहीं जाना है। जो सफिशिएंट नॉलेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही सेम हैंड रिटन नोट्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में। तो उसमें आप ऐड हो जाएंगे मेरे साथ, मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आ जाते हैं हम लोग दोस्तों जीरोथ लॉ पर। सबसे पहले बात करते हैं जीरोथ लॉ कि आखिर जीरोथ लॉ है क्या थर्मोडायनामिक्स का। तो उसके समझते हैं। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं जीरोथ लॉ पर। तो देखिए, जीरोथ लॉ क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर, ये दूसरी बॉडी है, ये एक बॉडी, ये है तीसरी बॉडी। देयर आर दीज थ्री बॉडीज, ये तीन बॉडीज हैं। ये बॉडी ए है मेरी, ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है। तो देखिए, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है, बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर सेम है, यानी अगर बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
यानी क्या कह रहे हैं कि अगर TA बराबर है TB के और बॉडी अगर A जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी C के साथ, यानी TA इज इक्वल है TC के, तो ये कहा जाता है कि ये अब सर्टिफाइड हो गया है। अब हमें अब टेम्परेचर B और C का कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो इसका कंक्लूजन ये है कि इट मींस कि TB विल आल्सो बी इक्वल टू TC। TB विल आल्सो बी इक्वल टू TC। यानी क्या है जीरोथ लॉ कि इफ हम लिख सकते हैं जीरोथ लॉ की, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन आपको लिखनी है कि इफ बॉडी A एंड B is in thermal equilibrium while body A is also in thermal equilibrium with body C, then body B and C will also be in thermal equilibrium, बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। सिंपली हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि बॉडी ए एंड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम and B is also in thermal equilibrium with C, then it means that A and C are also in thermal equilibrium। सिंपल है ये कंडीशन, तो ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है साहब, क्लियर? ये है जीरोथ लॉ। अब यहां से ही क्वेश्चन आता है कि जीरोथ लॉ पर क्या है कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट है, टेम्परेचर measurement is based on zeroth law, यानी जो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कहें या हम ये कहें जो हमारे थर्मोमीटर्स हैं, यानी हमारे जो थर्मोमीटर्स हैं, जो हमारे थर्मोमीटर्स हैं, these are based on zeroth law। Thermometers are based on zeroth law। ये जीरोथ लॉ पर ही बेस्ड होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि थर्मोमीटर किस लॉ पर बेस्ड है, तो थर्मोमीटर्स आर बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया? तो कौन कौन से थर्मोमीटर हैं, तो थर्मोमीटर्स के क्वेश्चन के नाम में लिख दूं। देखिए कुछ थर्मोमीटर्स हैं, जैसे नंबर वन है कांस्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। नंबर सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर, ये भी गैस थर्मोमीटर। नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। नंबर अगला है नेक्स्ट है थर्मोकपल। और नंबर फिफ्थ है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। तो ये 5 थर्मोमीटर्स हैं। इनमें कई बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ये पूछा जाएगा। देखिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है तो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी प्रेशर, ध्यान दें। अगर कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है तो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वॉल्यूम, बस।
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टेंस। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस। थर्मोकपल में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर की जो प्रॉपर्टी है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो क्या है? लेंथ। वो क्या है? लेंथ। रिप्रेजेंटेशन इनका क्या है? इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जाहिर सी बात है एप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ का जाहिर सी बात है एल से रिप्रेजेंट। पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सादा क्वेश्चन बन सकता है। आपको सादा क्वेश्चन का इसका आंसर देना ही होगा। अब यहां पर आप आंसर न दे करके बच नहीं सकते, इस सादा से क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से थर्मोमीटर में कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है, या उसका सिंबल तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस बनेंगे देखिए इस एप्टीट्यूड के पेपर में। आगे आते हैं अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा मैं ये आइडिया दे दूं। देखिए पहले दो की बात करूं मैं, जो फर्स्ट टू है, फर्स्ट एंड टू की वर्किंग कुछ सेम है। फर्स्ट एंड टू की वर्किंग कुछ कुछ सेम है। तो फर्स्ट एंड टू देखिए कैसे वर्क करते हैं, वो देखिए ऐसे वर्क करते हैं जनाब, कि आप जानते हैं कि जब कोई कंटेनर है, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, अगर हम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, है ना, एक है ना कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब इसमें कोई गैस भरी हुई है और इसका अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो इसमें क्या रेज करेगा? जाहिर सी बात है प्रेशर रेज करेगा, इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किस रेट से प्रेशर बढ़ रहा है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसका प्रेशर कर देते कांस्टेंट, अगर हम इसका प्रेशर कांस्टेंट कर देते, तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है? कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होता, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता तो टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो उसे कहेंगे हम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यू पीपल आर वेल अवेयर दैट व्हेनेवर एनी मेटेलिक पीस को जब हम हीट होता है, मेटेलिक पीस जब हीट होता है जनरली, तो मेटेलिक पीस का हीट होने के साथ साथ क्या करता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेटेलिक पीस का जो है क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ये आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं पता है तो ये भी याद रखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है साहब, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसी चीज को यहां पर एक्सप्लॉइट किया गया है। दूसरा है थर्मोकपल। थर्मोकपल किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों? थर्मोकपल जो वर्क करता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वर्क करता है सीबैक इफेक्ट पर। किस पर? सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के जंक्शन बनाएं, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के जंक्शन बनाएं, तो जंक्शन पर जो है एक ईएमएफ क्रिएट होगा, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ईएमएफ क्रिएट होगा, एक जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको इफेक्ट को कहते हैं सीबैक इफेक्ट। और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करके यूज किया जाता है इसको टेम्परेचर मेजर करने। तीसरा है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। तो आप जानते हैं कि जब मरकरी की जो ट्यूब लगी रहती है उसमें जरा सा जो यहाँ पे मरकरी भरा रहता है, जब इसका टेम्परेचर रेज करता है तो ये एकदम से ऊपर को इसका वॉल्यूम बढ़ता है और ऊपर चढ़ता है, तो इस लेंथ को मेजर करके ही हम बताते हैं कि टेम्परेचर इतना आ रहा है। तो आई थिंक ये सब आपको क्लैरिटी के साथ हो गया होगा, पता चल गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बात करते हैं कि कैसे जो है टेम्परेचर को मीजर किया जाता है, कैसे टेम्परेचर को मीजर करना शुरू किया गया। तो देखिए ये कहा जाता है कि 1954 तक, कब तक? 1954 तक जो है, जो टेम्परेचर मीजर करने का जो कंसेप्ट था, वो हम जाहिर सी बात है टेम्परेचर मीजर करने के लिए कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कंपेयर करेंगे, एक नॉन बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर हमें नॉन होगा, उसका टेम्परेचर से फिर दूसरी अननोन बॉडी के टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे इस थर्मोमीटर की मदद से।
जो जो बी है हमारा यहाँ पे ये थर्मोमीटर होगा। पहले जो है इसको जो है ए के साथ कंपेयर करेंगे, कितनी लेंथ दे रहा है, फिर सी के साथ कंपेयर करेंगे, तब हम फाइनल टेम्परेचर मेजर करके देते हैं। इसीलिए ये जीरोथ लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर मेजरमेंट का आधार बनता है। तो 1954 तक जो है टेम्परेचर मेजर जो किया जाता था, उसके लिए जो स्टैंडर्ड जो बॉडी थी वो कौन होती थी, वो होता था वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। क्या होता था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता था स्टैंडर्ड बॉडी, क्या होती थी 1954 तक, वाटर एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर वाटर को हम स्टैंडर्ड बॉडी मान करके काम करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उस वक्त तक ये गैस थर्मोमीटर, वॉल्यूम थर्मोमीटर, प्रेशर, ईएमएफ वगैरह वगैरह की जानकारी नहीं हुई थी। तो वाटर का वो हम स्टैंडर्ड ट्रिपल पॉइंट में मानते थे। ट्रिपल पॉइंट क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। द पॉइंट, द स्टेट ऑफ द वाटर एट विच वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट। उसका वो पॉइंट है, वो स्टेट है वाटर की, जहां पर तीनों चीजें लिक्विड, वेपर और सॉलिड को एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। और इसीलिए ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर 273.16 केल्विन। कितना है, 273.16 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। सेल्सियस में बात करें तो 0.10 डिग्री सेल्सियस पूछा जा सकता है। केल्विन में 273.16 केल्विन, सेल्सियस में 0.01 सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप लोग याद से ध्यान रखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है वाटर का। तो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो ये आपको हो गया होगा क्लियर। यहां पे मैं तमाम थर्मोमीटर्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहां पर जो है टेम्परेचर मेजरमेंट के कुछ स्केल्स दिए हुए हैं। जैसे एक सेल्सियस स्केल है, आप लोग जानते हैं, एक सेल्सियस साहब ने स्केल दिया, एक जो है फारेनहाइट साहब का स्केल है, एक आपका जो है र्यूमर कर साहब ने दिया है, और एक आपका केल्विन स्केल है। इन तीनों स्केल्स में जो रिलेशनशिप है उसको, एक तो तरीका है कि मैं सिर्फ रिलेशनशिप आपके लिए लिख दूं, एक तरीका है कि मैं आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करके दिखाऊं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डेवलप आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डिस्कस कर देता हूं, मामूली सा, नहीं कोई बहुत जरूरी नहीं है इस पर, बस क्वेश्चन इस तरीके से था कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि देखिए C/5 सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273, राउंड ऑफ करके 273 लेते, नहीं तो 273.15 अपॉन 5। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी। ये रिलेशनशिप है आपके केल्विन और इन तीनों टेम्परेचर स्केल्स में, तीनों टेम्परेचर स्केल्स में ये रिलेशनशिप है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये रिलेशनशिप। कभी क्वेश्चन आए तो इस रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन आप सेकंडों में निकाल करके तैयार कर सकते हैं। तो ये है आपका टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड चीजें, टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें। कभी कभी सादा क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जा सकता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड, फॉर एग्जांपल कि इफ, या ये कह सकते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी ऑन केल्विन स्केल। केल्विन तो बड़ा इजी हो गया, आप लोग जानते हैं 273 ऐड हो जाता है। ऑन फारेनहाइट स्केल, ऑन फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट पर क्या होगा, कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले से सेकंडों में इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सेल्सियस कितना है, सी की वैल्यू 25 हो गई, ठीक है ना, एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप यहां रख देंगे 25/5 इक्वल टू F-32/9। तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 5 कट जाएगा, 45 प्लस 32 दैट इज 77 फारेनहाइट हो जाएगा। यानी फारेनहाइट 77 फारेनहाइट हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 फारेनहाइट।
इसी तरीके से र्यूमर और केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सादा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेकंडों में दिखा दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मुझे बताइएगा, अदरवाइज फिर मैं आंसर आपको लिख दूंगा। एक क्वेश्चन है कि इफ टेम्परेचर of 25 degree Celsius is 100 at some scale, कोई स्केल है उस पर 25 डिग्री सेल्सियस जो है 100 है, then 0 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑन दैट स्केल, उस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। एक दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं मानूंगा आप अच्छे हैं। कि इफ बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट अ स्केल P, कोई स्केल P है, इज 150p एंड 50p, सॉरी पहले मैंने बॉइलिंग किया ना, तो 50p एंड 150p, देन अब बताना है आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस P स्केल विल बी, ये आंसर मुझे आप बताइए तो मानूंगा कि आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना आ गया है। ठीक है, थैंक यू।